बड़ी भरपूर मजम्मत है जी ईरान की हुकूमत की, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के पंजगोर के इलाके में, बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में जो है फ़ज़ाई हमला किया। 2 पाकिस्तानी बच्चे शहीद हुए उसके अंदर। और अगर 2 पाकिस्तानी बच्चे शहीद ना भी होते, हमारा जो बॉर्डर क्रॉस किया है, जो फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है, ये प्रोवोकेशन ऑफ वॉर है। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो उसका जवाब देंगी। उसका उन्होंने टाइमिंग भी रखी होगी, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने जो काम किया है कि ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है, तयशुदा दौरे मुअत्तल कर लिए, ये इसका जवाब नहीं है। क्योंकि ताकत का जवाब सिर्फ ताकत से दिया जाता है। अगरचे पाकिस्तान की फ़ौज, अफवाज पाकिस्तान जो है वो 4 जगह से घिरी हुई है इस वक्त, ऑलरेडी 3 जगह से घिरी हुई है। नंबर 1 इंडियन बॉर्डर, नंबर 2 उसको डील कर रहे हैं, नंबर 2 अफगानिस्तान का बॉर्डर, नंबर 3 अभी ये खुल गया ईरान वाला भी, और चौथा जो है पाकिस्तान के अंदर से अटैक हुआ। पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरह अटैक किया, तो ये 3-4 अतराफ, तो चौथा ये खुल गया ईरान का। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को जवाब देना पड़ेगा, देना चाहिए, और मुझे उम्मीद है वो देंगे भी, और बड़ा बेफिटेड जवाब होगा। उसमें ईरान और इंडिया में कोई तमीज़ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह के इंडिया ने अटैक किया तो हमने बड़ा भरपूर जवाब दिया, इस तरह ईरान अगर हिंदुस्तान की जगह लेने को तैयार है इस वक्त पाकिस्तान के लिए दुश्मनी की तनाजुर के अंदर, तो पाकिस्तान को उसको भी इंडिया या दुश्मनों की तरह ही डील करना चाहिए। क्योंकि आप देखें दुनिया में जितनी भी पावर्स हैं, ख्वाह वो अमेरिका है, हम ये तो नहीं कह रहे कि अमेरिका है, लेकिन जिसकी जितनी जितनी कैपेसिटी होती है उनके एक शहरी को भी उठा लिया जाए। अब ये देखा आपने रेमंड डेविस का जो मामला हुआ था, किस तरह पूरा अमेरिका आया और आके उठा के ले गया उसको। इसी तरह एमएल कांसी का वाक़या हुआ, किस तरह वो उनके वहाँ पे टेररिज्म के उसमें वो इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने आके एमएल कांसी साहब को पाकिस्तान से ले गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी गैरतमंद कौमें होती हैं, ख़ासतौर पर जिस तरह पाकिस्तान की गैरतमंद कौम है, बहादुर अफवाज है, हमें भरपूर जवाब हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से आएगा। अगरचे निगरान हुकूमत तो होम्योपैथिक ही होती है, वो तो उनके हाथ में चालों को तो कुछ नहीं होता, लेकिन अफवाज पाकिस्तान जो है वो क्रेडिबल और अपनी जगह एक डिसिप्लिन इदारा है। और जिस तरह पहले रिस्पॉन्सेज दिए अफवाज पाकिस्तान ने, ईरान को भी उस तरह मुंह तोड़ भरपूर जवाब दिया जाना चाहिए, चाहे टाइमिंग जो भी हो उसकी। ये तो ये बात थी। दूसरी तरफ जनाब इलेक्शन का दौर दौरा है। अब तो इमरान खान साहब नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन की दौड़ के अंदर। आज शहबाज शरीफ साहब की प्रेस टॉक में सुन रहा था, 80% जो सवाल उनसे किए गए, सारे हमारे भाई हैं मेरा ख्याल सहाफ़ी बैठे हुए थे, लेकिन इतने PR सवाल या तो, और वो एडिट करके आए थे, रिकॉर्ड करके शहबाज शरीफ साहब का वो चलाया गया था जो सारा खिताब था, और उसके बाद जो सारे इंटरव्यूज़ थे। हमारी जो दोस्त हैं उज़मा बुखारी साहब, वही वहाँ बैठी भी थी, लेकिन इतने PR सवाल थे कि वो एक सवाल होता है ना कि आप एक सवाल पूछते हैं, उसकी एक हैसियत होती है, क्रेडिबिलिटी होती है। वो तारीफ़ शुरू कर रहे थे सहाफ़ी पहले कि आपके साथ ये हो गया, ज़्यादती आपके साथ ये हो गई, आपने इतना अच्छा किया था, उसके बाद अब आप और भी अच्छा करेंगे। इस तरह के 80% सवाल आते, 20% अच्छे सवाल भी पूछे गए। तो मैदान साफ है, बल्ला है नहीं। इमरान खान जेल में, फिर भी शहबाज शरीफ साहब को इस तरह की मैनेज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, एलिजिडली मैनेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये समझ नहीं आया। नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मंशूर देंगे, शहबाज साहब बता रहे दिन रह कितने गए इलेक्शन में, वो कब देंगे, वो कब मैदान में उतरेंगे। अब तो मैदान में है ही सिर्फ शेर ही शेर है पंजाब में, और तो है ही कोई नहीं। आज नून लीग की सियासत में बात करने की कोशिश करें, क्योंकि इमरान खान का पता तो हो गया साफ। और इसमें मैं कल सुन रहा था, शहबाज शरीफ साहब एक जगह इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे कि मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि बल्ला जो है वो वापस आ लिया था, बल्ले से मुकाबला करते। दिस वाज अ जोक ऑफ द सेंचुरी, क्योंकि आपको पता था कि आप बल्ले का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान ने सच्चा झूठा जो बयानिया बना दिया था साइफर का, और जो उसने नफरत डाली फौज के खिलाफ, उसकी बुनियाद पर जो उसने पॉपुलैरिटी ली, वो तो ले गया ना फिर। और आपकी जो PDM की 16 माह की नकम्मी और नाअहल तरीन गवर्नमेंट थी, उसने मजीद जो है वो इमरान खान को पॉपुलैरिटी दी, मजीद पॉपुलैरिटी दी, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सके। और अब भी मैं हैरान हूँ आप क्या करेंगे, क्योंकि टीम तो आपकी वही है, इसहाक डार साहब भी वही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी वही हैं। चलो पीपल्स पार्टी वाले नहीं होंगे, वो जो खारजा अमूर की वजारत सवाले बैठे हुए थे, प्लानिंग के वजीर भी वही हैं। एक वजीर दाखिला बड़े गजब के थे, नून लीग के, मानना पड़ेगा, राना सनाउल्लाह। बाकी कौन ऐसा बंदा था जिसने ये 16-17 महीनों के अंदर जो है वो कमाल कर दिया। तो जो अगर इलेक्शन जीत के जब ये आने लगे तो ये कमाल कर देंगे। इसमें बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उज़मा बुखारी साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, इज़हारुल हक साहब। सबसे पहले अगर मज़हर अब्बास साहब से मैं जान लूँ, उसके बाद उज़मा साहिबा तो एक ही पॉलिटिशियन है पैनल में, मैं चाहूँगा कि वो दोनों एनालिस्ट की बात सुन के, जर्नलिस्टों की, हमारी सीनियर सहाफ़ियों की, फिर जवाब दें। मज़हर साहब, इस वक्त नवाज शरीफ बाहर नहीं निकल रहे, मंशूर भी अभी तक उन्होंने नहीं दिया, वो जब आएंगे तब आएंगे। मरियम साहिबा लीड कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका तासुर यही था कि बड़ी निपी तुली मैनेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वजह क्या है? अब क्या खौफ है? सर्दी है कि कोई और खौफ है जो बाहर नहीं निकल रहे, उस तरह गहमा गहमी नहीं हो रही? उससे अच्छी तो बिलावल भुट्टो कैंपेन कर रहे हैं। शुक्रिया कामरान। सबसे पहले तो पाकिस्तान को बिल्कुल ईरान वाला जो वाक़या है उसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए।
हमारे इर्द गिर्द जो बादल मंडला रहे हैं, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, जनरली ग्लोबल सिचुएशन जो है वो बहुत अलार्मिंग है। इसलिए पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के और बहुत ही फर्म तरीके से जो है इसका रिस्पांस होना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशंस अगर एस्केलेट हो गई तो हमें ये देखना है, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर इनसिक्योर है, वेस्टर्न बॉर्डर इनसिक्योर है, अदरवाइज़ ग्लोबल सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। तो जो आपने शुरू में बात की थी उसका जवाब तो मेरे नुक्ता नज़र से यही है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरे ये कि जहाँ तक नवाज़ शरीफ, मुझे ख़ुद ताज्जुब है इसलिए कि जब अगस्त में इलेक्शन असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने वाली थीं, और तो अक्सर वहाँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के जब मैं बयानात सुनता था तो उसमें यही होता था कि मियाँ साहब जो है वो वापस आएंगे और मियाँ साहब कैंपेन चलाएंगे और मियाँ साहब को इतना वक्त तो मिलना चाहिए। तो हमने देखा उसमें कि उसके बाद ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मियाँ साहब आके भरपूर कैंपेन, जाहिर है तीन साल के बाद जब वो वापस आएंगे जो सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन वो बहुत मुख्तलिफ है। तो मियाँ साहब की बहुत एग्रेसिव कैंपेन में एक्सपेक्ट कर रहा था कि पूरे पंजाब में भी और अदरवाइज़ भी पूरे पाकिस्तान में भी, लेकिन उन्होंने एक जलसा किया। अदरवाइज़ मुझे मियाँ साहब की कोई बहुत ज़्यादा प्रेस टॉक्स भी नज़र नहीं आई, बहुत ज़्यादा दौरे भी नज़र नहीं आए। लेकिन बदर साहब, ये तो आपसे तो ये जानना चाहेंगे कि इसकी वजह क्या है? मतलब ये तो आप ठीक फरमा रहे हैं, आपके ख्याल में सेहत है, अदम दिलचस्पी है, या वो नजर आ रहा मुकाबले में कोई नहीं है, तो क्या करें आके बाहर? नहीं, मुकाबले में तो है, ऐसा तो नहीं है कि मुकाबले में कोई नहीं है। बज़ाहिर कोई नहीं होगा लेकिन मुकाबले में है। अब क्या ग्राउंड सिचुएशन मियाँ साहब इज़ नॉट हैप्पी विद इन द पार्टी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्राउंड, जो जिस वक्त वो गए थे यहाँ से तो मुस्लिम लीग नून के पास बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी मुस्लिम लीग नून, और पीटीआई काफ़ी डाउन थी उस ज़माने में। लेकिन जब मियाँ साहब वापस आए हैं तो वो सिचुएशन नहीं है। अभी आपने खुद ही कहा कि अगर बल्ला भी होता, पीटीआई भी होती, तो हमें बहुत ज़्यादा सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती। लेकिन इस वक्त क्यों मियाँ साहब, या तो ये पोस्ट इलेक्शन अरेंजमेंट मियाँ साहब कर रहे हैं, उसके बाद वो निकलेंगे आखिरी एक हफ्ते में, वो कितना दौरा कर लेंगे, मुझे नहीं लगता वो। लेकिन मदर साहब, अगर वो दौरा अब ज़्यादा ना भी करें, एक तो मरियम नवाज साहिबा बड़े अच्छे जलसे कर रही हैं, दूसरा मैंने ये कहा कि मुकाबला है ही कोई नहीं। एक तो बल्ले का एक सिंबल था जो कि रातों को ख्वाबों में भी PMLN के आता होगा कि जी बल्ला पड़ रहा है, उनके ऊपर चल रहा है, और जो है वो इलेक्शन जो है वो उड़ जाएगा, तो वो भी नहीं रहा ना। अब तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि उनको बिना मुकाबला जीतने। देखिए कामरान, वही तो सिचुएशन है, एक अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन है। वैसे तो जाहिर है अगर पीटीआई के फ़र्ज़ करें मियाँ साहब के मुकाबले में कौन आज़ाद उम्मीदवार है, यास्मीन राशिद, मानसेरा की पोजीशन तो उनकी मुझे अब डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके वोटर के लिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद अजनबी तो नहीं होंगी, उनके पास कोई भी इंतखाबी निशान हो, क्योंकि ये अर्बन वोटर है। अर्बन वोटर के लिए ये मसला नहीं होगा कि तो आप कह रहे हैं कि पीटीआई अभी भी टफ मुकाबला दे सकती है नून लीग को पंजाब में, आप ये कह रहे हैं सर? कुछ सीटों पे जहां नोन कैंडिडेट्स हैं, जहां वेल नोन कैंडिडेट्स हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। इस सोशल मीडिया के दौर में, इस दौर में बिल्कुल ठीक है। मैं जाऊंगा नहीं अभी इजहार साहब के पास, उस्मा साहिबा बहुत बेताब हो गई हैं मेरे जुमले और मेरे तज्ज़िये वो सुन के, इसलिए मैं उनके पास ही आऊँगा पहले। लिहाजा जी उस्मा साहिबा, पहले तो दिल की भड़ास निकालना, जितना कुछ मैंने फरमाया आपके पास राइट है टू रिस्पॉन्ड। बहुत शुक्रिया। नहीं, आप काफ़ी माशाल्लाह रोज़ फरमाते हैं और हम आपको आपकी राय का बिल्कुल एहतराम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हकाइक को देखने की हैं। पहली तो बात यह है कि बल्ले से तो हम तब नहीं डरे थे जब बल्ला जो है वो कंधों पे चढ़ के आ रहा था, जब बल्ले के लिए पूरी जो है वो खातर मदारत की जा रही थी, जब बल्ले को जो है बाकायदा तौर पर इंस्टॉल करने का पूरा प्लान था, जब हमारी लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया था, हम तो तब बल्ले से नहीं डरे थे। अब आधा अधमुआ बल्ला जो है, जिसकी ना पार्टी बची है ना उसकी लीडरशिप का कोई फ्यूचर है, उससे हमने काहे के लिए डरना था और क्यों डरना था? और मैंने जो आपने इंट्रो में कहा कि जो उसने साइफर के साथ जो उसने एक अपना नैरेटिव बनाया, साथ में उसने जो इदारों के खिलाफ बनाया, मैं नहीं समझती
कि कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है वो इस नैरेटिव को बाय कर सकता है या बाय करेगा या कर अभी तक किसी ने किया होगा। वो कल्ट फॉलोअर्स हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं और ख़ास तौर पर उनको लीड करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो जिनको शायद जो है वो ना मुल्क का कोई ख्याल है, ना मुल्क के इदारों से उनका कोई लेना देना है, और वो जो दिल चाहता है वो बैठ के बाहर से एक लीड भेजते हैं, उसको सब अंधाधुंध। और हमारे भी यहाँ पर, आपके भी बहुत पेटी भाई हैं, वो किस जो है वो नहज पर मैं आपसे काजी डिसएग्री के खिलाफ करूंगा, कैंपेन मैं चलानी आपसे हो ये इस हद तक एग्री करता हूँ कि कल्ट फॉलोअर्स हैं, मैं आपसे मानता हूँ, लेकिन आप ये जो कह रही है ना कि जी तो ये कोई आप तासुर नहीं दे रही कि बड़े कम लोग हैं, वो ये ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं और आप डिसएग्री भी करें, उनका जो मैं तो डिसएग्री करता हूँ कि एंटी फौज बयानिए से। बाकी अगर तहरीक इंसाफ एंटी PMLN जाए, एंटी पीपल्स पार्टी जाए, तो मैं तो उसमें न्यूट्रल हूँ, मुझे उससे क्या है, मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं ना हूँ। तो फौज के खिलाफ लोग जाते हैं तो उसको मैं आपसे ये डिसएग्री करता हूँ, ये एग्री करता हूँ कल्ट है, ये कल्ट है। लेकिन कल्ट से मुराद होती है जो अपना शऊर सरेंडर कर देना, जो लीडर कह रहा है वो सही कह रहा है। तो ये ऐसे कल्ट तो हर पार्टी में, आपकी पार्टी में भी होंगे, हैं पीपल्स पार्टी में भी है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा है आपके मुकाबले में, मैं ये कह रहा हूँ। जी आप फरमाएं, आपसे बात हो रही है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करती। अच्छा। मैं नहीं समझती कि मेरी पाकिस्तानी कौम अपने इदारों के खिलाफ जा सकती है और इस हद तक जा सकती है। देखिए, इदारों के ऊपर सियासी जो है उनके रोल के ऊपर क्रिटिसाइज करना वो बिल्कुल पहले भी होता रहा है, आगे भी होगा अगर दोबारा होगा तो, लेकिन उनके ऊपर चढ़ दौड़ना, उनके ऊपर, और जो पूरी पॉलिसी है, मुझे ये कि पाकिस्तानी क्यों वोट डालेगा बल्ले को, मुझे ये बताइए। क्या जो है वो बल्ले ने बहुत पाकिस्तान को, वो जो 200 माहिरीन ने आके उठा देना था, फिर वो उठ गया पाकिस्तान? ये आपने डिसाइड तो नहीं करना था यार, ये तो आपने डिसाइड नहीं करना था, ये तो छोड़े ना इसको, वो तो आपने डिसाइड, उस बस वो आपने डिसाइड नहीं करना था। अच्छा, मेरा सवाल, मेरी बात सुने ना सर, मैंने नहीं करना, मुझे अपना आर्गुमेंट तो देना ना। आप अपने निशान पे बात कर रहे हैं, आप क्यों बाहर निकल रहे? जो मैं और मदर साहब बात कर रहे हैं, अपना बताएं आप। नवाज शरीफ साहब को मैं, इमरान खान को छोड़े यार, आपको चला गया बल्ले से डराया है। नहीं, मैंने कुछ इमरान उस साहब आप खौफ नहीं रहा ना, बल्ले से डराया, तो फिर मेरी बात भी सुन लेना। अच्छा बताएं जी, बताएं सर मेरी बात तो जी जी मैडम बताएं। सर, आपने पूरा इंट्रो जो बनाया वो पूरा ये था कि हम डर गए, तो मैं उसकी जो है वो बात करने की कोशिश कर रही थी। चले छोड़ देते हैं इसको, आगे चलते हैं। बात यह है कि जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब की बात है, तो मुझे लगता है कि हमें जो हकायक के ऊपर जो है ना वो गुफ्तगू करनी चाहिए। क्या मियां साहब जब पाकिस्तान वापस आए, आते ही वो जो है वो अपने जो केसेस हैं उनके बागदौड़ में नहीं लगे? फिर उसके बाद क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने 183 घंटे 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यू नहीं किए क्या? और अब कल आपकी जो है वो ये पहली हसरत पूरी होने जा रही है। कल इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब भी, मरीम नवाज साहिबा, हाफजाबाद में एक बहुत बड़े जलसे से जो है वो खिताब करने जा रहे हैं। मियां साहब जो है ना वो ठीक है जी, लेकिन आपने पूरा टाइम लिया है। तो कल आप हाफजाबाद स्टेडियम आप देखेंगे, हाफजाबाद स्टेडियम आप कल देखेंगे, जैसे आपने अभी कल परसों आपने सिर्फ मरियम नवाज को देखा था उसके बाद फिर आपने मरियम नवाज को सिर्फ लाहौर में देखा। आप जो कह रहे थे ना, आपकी भी ये राय थी, आपके साथ मेरे कई प्रोग्राम में हम ये बहस करते रहे। आपने कहा जी वो बहुत है, लाहौर हाथों से निकल गया है। फिर आपने खुद भी एक सर्वे किया जिसके अंदर आपने हालात देखे, मियां साहब की अपनी दो सीटों पे आप जीत रहे हैं, 2 सीटों पर तहरीक इंसाफ जीत रही है। अपनी खुशहाली को वोट डालना चाहता है, आम आदमी पेट्रोल पंप को वोट नहीं डालना चाहता, आम आदमी जो है वो डिस्ट्रक्शन को, तबाही को वोट नहीं डालना चाहता, वो अपने लिए अच्छे रोजगार, अपने अच्छे दिनों के लिए वोट डालना चाहता है। जी इज़हारुल हक साहब, आपके नजदीक इस वक्त क्या नून लीग के लिए कोई पहले तो मैं लोगों को बता दूं कि लाहौर में जितने हलके हैं नेशनल असेंबली के, उनके मुतालिक हमने एक सर्वे किया है, और सर्वे जिन्होंने किया है, जिन्होंने इस पर बात की, उससे बात करके आपको लाहौर के हालात अभी बताते हैं थोड़ी देर में प्रोग्राम में, कि लाहौर का जो इंतखाबी दंगल है उसमें कौन सियासी पार्टी जो है आगे ये पीछे जाती हुई नज़र आ रही है। एक अवामी पल्स, ऑब्वियसली हम कभी दावा नहीं कर सकते कि ये एक्यूरेट अवामी पल्स है, लेकिन हमारे जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, जो रिपोर्टिंग से वाबस्ता है कई सालों से, वो जब जाते हैं और जाके देखते हैं और लोगों से बात करते हैं, अक्सर उनके तज्जिए सही साबित होते हैं। वो हम आपको भी लाहौर का तज्जिया उनसे सुनवाएंगे कि लाहौर में क्या सिचुएशन चल रही है। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगा और ऑन एयर आपको सुनवाएंगे। इज़हारुल हक साहब, इमरान खान साहब का पता नंबर 1 आपके हिसाब से इस इलेक्शन की हद तक साफ हो गया। नंबर 2, नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। नंबर 3, चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन के क्या करेंगे? ये 3 सवाल। शुक्रिया कामरान साहब। उससे पहले मैं ज़रा ईरान के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि एक दो बातें जो आपने और मदर साहब ने की हैं उनके हवाले से बात करना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि ये हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का शाखसाना है, यानी हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि पहले मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर तो मखदूश था ही,
अब ये जो जनूब मगरबी बॉर्डर ईरान का है, अब लगता है कि सिर्फ श्रीलंका और भूटान रह गए हैं जो हम पर हमला करेंगे। अफगानिस्तान से भी हमें खतरा है, इंडिया से भी खतरा है, ईरान से भी हो गया खतरा, अंदर भी दहशत पसंदाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो ये हमारी, आप फौज का तो बात कर रहे हैं लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी की भी तो बात करें। दूसरा, आपने कहा है कि हम एक गैरतमंद कौम है और आपने एमल कानसी का नाम लिया। आपको याद होगा कि एमल कानसी का जब वाक़या हुआ था तो एक अमेरिकन ने, मैं वो यहाँ बात दोहराना नहीं चाहता, इतनी शर्मनाक है, मुझे पता है जो कहा था, अच्छी तरह याद है कि उसने हेडलाइन लगी थी जंग अखबार में, उसने क्या कहा था कि पाकिस्तानी चंद डॉलर्स के एवज किसको बेच देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जो गैरत है उसका वो क्वेश्चनेबल है और हमें अपना घर भी ठीक करना चाहिए। अगर ईरान ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि दहशत पसंद हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि दहशत पसंद हैं या नहीं हैं। दुनिया भर के जंगजू ज़िया साहब ने पाकिस्तान में लाकर बसा दिए, अभी उनके अंडे बच्चे दिए जा रहे हैं। तो ये भी मैं तो हैरान हूं कि ईरान जो है उसने तो मेरा ख्याल से अपनी सियासी और हैसियत औकात से बढ़ के कार्रवाई की है, उसका जवाब जरूर पाकिस्तान फोर्सेस देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मतलब उनसे अपना मुल्क तो और अपने बॉर्डर संभाले नहीं जा रहे, उम्मीद है। लेकिन जी कामरान साहब, जिन्होंने जवाब देना हो ना, आपको याद होगा कि एक दफ़ा यूनान और तुर्की का हुआ था तो तुर्की ने चंद घंटों के अंदर अंदर जवाब दे दिया था। अगर जवाब देना होता तो ये जो एक होम्योपैथी कह लें या वनस्पति इकदाम है ना एम्बेसडर बुलाने का, नहीं ये तो है। साहब आप रेस्ट एश्योर्ड होगा आप तसल्ली रखें। अच्छा, अब आ जाए मेरे 3 सवालों पे, दोबारा दोहरा दूं। अच्छा, पहली बात तो यह है कि आपने कहा है कि बल्ला साफ हो गया, तो जनाब बल्ला इस तरह साफ हुआ है जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी साफ की थी। आपका पिछला सर्वे भी मैंने सुना था, उस दिन भी मैं प्रोग्राम में मौजूद था, अभी भी मैं सुनूंगा। कल्ट है ये तो हम शुरू से कह रहे हैं, लेकिन पिछले जो चंद अरसे में पीडीएम की हुकूमत के बाद जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, और मैं ओपनली नहीं कहना चाहता जो कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ, उसके बाद एक रिएक्शन पैदा हो रहा है और लोग जो हैं वो बल्ले के साथ हैं। ज़ियाउल हक पीपल्स पार्टी को नहीं ख़त्म कर सका तो बल्ला कैसे ख़त्म होगा। दूसरा ये है कि आपने कहा है कि मियाँ साहब बाहर नहीं निकल रहे और उन्होंने इंटरव्यू किए हैं उम्मीदवारों के। मैं यहाँ ये भी बतौर तालिब इल्म के पूछना चाहता हूँ कि कैंडिडेट्स के जो इंटरव्यू हुए हैं वो तो एक फैमिली ने किए हैं, उसमें बाहर के लोग कितने थे सिवाय आसन इकबाल के? उसमें कोई फैमिली से बाहर का आदमी था? तो देखें, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। लोग अब फैमिली पॉलिटिक्स से, फैमिलीज की उजारादारी से तंग आ चुके हैं। उन्हें पता है कि एक तो मुस्लिम लीग नून सिर्फ सेंट्रल पंजाब में है, और अच्छा सेंट्रल पंजाब में भी है, उसमें 2 भाई हैं, एक उनका भतीजा है, एक उनकी बेटी है, एक उनके समधी हैं। तो लोग ये, मैं पीटीआई के हक में नहीं हूँ, लेकिन आप अपनी बेस वाइडन करें। मियाँ साहब आए थे तो उनको केपी में जाना चाहिए था। अच्छा अजहर साहब, अगर नवाज शरीफ साहब आपको चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनते हुए और उसके बाद क्या डिलीवर करते हुए या क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी बता दें जरा। इट डिपेंड्स कि उनके साथी कौन हैं। अगर उन्होंने इसहाक डार साहब को लाना है बतौर वज़ीर ख़जाना, जिन्होंने ज़ुबैर साहब के बकौल उसकी जो निजिया रहे थे, प्राइवेटाइज कर रहे थे पीआईए को और स्टील मिल को, उन्होंने रोक दी और पाकिस्तान की मईशत का पर जो एक बहुत बड़ा बोझ था सफ़ेद हाथी का, इसको कंटिन्यू रखा। तो अगर इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना होंगे तो फिर वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। अगर वो कोई और ढंग का वज़ीर ख़जाना लाते हैं जिसके पास कोई नई चीज़ें हैं, जो सिर्फ अपने केसेस साफ कराने के लिए नहीं आ रहा, जो सिर्फ किर्गिस्तान से स्पेशल जहाज़ पर चढ़कर बाहर नहीं जा रहा, जो लंदन में जेट सेट लाइफ नहीं गुजारना चाहता, फिर तो उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर वो क्या कहते हैं कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, तो अगर इसहाक डार साहब पूरे एहतराम के बगैर तो नहीं ना आपकी कैबिनेट पूरी हो सकती, तो फिर आपकी मईशत चल निकली। ये तो अब ना होने वाली बात है। खैर, हसन रजा साहब हमारे नुमाइंदा खास, हमारे बड़े इंपॉर्टेंट शख्स जो कि कई सालों से लाहौर की पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। हसन साहब, लाहौर के हलकों की खाक आप छाड़ रहे हैं काफ़ी अरसे से जर्नलिज्म की खातिर,
ज़रा मुझे बताइए लाहौर में क्या आबो हवा है, किस पार्टी का जोर है, कौन जीता हुआ कौन नहीं जीता हुआ नजर आ रहा आपको? कामरान साहब बहुत शुक्रिया। अगर तो यही जो सिचुएशन चल रही है कि सिर्फ एक ही पार्टी मैदान में है, अगर इसी तरह इलेक्शन करवाए जाएं तो फिर तो मुस्लिम लीग नून साफज़ा इलेक्शन डे वाले दिन अगर देखा जाए जिसमें पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं होंगे तो फिर तो जिसकी कैंपेन चल रही है जो कि मुस्लिम लीग नून है और एक हल्के में बिलावल भुट्टो साहब है तो वहाँ पर पोजीशन उनकी मजबूत दिखाई देगी। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर जाते हैं आवाम की राय जानने के लिए तो ऐसा लगता है कि शायद 3 जो हल्के हैं वो शायद 3 से 4 हल्के मुस्लिम लीग नून के हों बामुश्किल, और बाकी तमाम जो हल्के हैं वो किसी और तरफ जो है वो अपना कुछ और सिर्फ 3 से 4 हल्के नून लीग। अच्छा मुझे आप इधर रुक जाए, मुझे ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेनी, यहीं शुरू करूंगा मैं, एक ब्रेक लूंगा, यहीं शुरू करूंगा। आप कह रहे हैं लाहौर में सिर्फ 3 से 4 हल्के नून लीग के आपको नजर आ रहे हैं, एक ब्रेक लूंगा जी मैं। लाहौर के हल्कों के हालात ज़िंदगी बता रहे थे हमारे बड़े ही क्रेडिबल और बड़े ही सीनियर हसन रज़ा साहब। हसन साहब आप शुरू करें वहाँ से। आप कह रहे थे 3 से 4 हल्के आपको नून लीग की तरफ जाते हुए और बाकी नून लीग की तरफ आते नज़र नहीं आ रहे, जी फरमाएं। बिल्कुल कामरान साहब, अगर तो यही सिचुएशन रही है कि बल्ला मैदान में मौजूद ना हुआ तो फिर तो सारी मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी ना किसी तरीके से लेके जा सकती है। लेकिन अगर बल्ला मौजूद हुआ बैलेट पेपर पर फिर बमुश्किल जो है वो 3 से 4 मुस्लिम लीग नून सीटें निकालने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि जब ग्राउंड लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर आवाम 16 माह की परफॉर्मेंस के साथ साथ कई सवालात उठाती हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ से जो मुस्लिम लीग नून जीतती रही, क्या उन्होंने यहाँ पर हल्कों में क्या काम करवाए, हम इनके लिए मारे खाते रहे, बाहर निकले, इनके लिए नारे लगाए, लेकिन ये हमारे साथ करे नहीं हुए, सड़कें टूटी हैं जगह जगह, 16 माह भी इनकी हुकूमत रही। वो ये कहते हैं उस वक्त भी इन्होंने लाहौर के लिए काम नहीं करवाए। जगह सीवरेज का निजाम है, साफ पानी ना होना, गंदगी के ढेर होना, फिर बेरोजगारी, महंगाई पर बड़ी तादाद है। और एक और चीज देखने को मिल रही है इस दफा अगर जब आवाम के पास जाते हैं, एक बड़ी तादाद कामरान साहब वो है जो कहती है अभी हमने वोट देने का फैसला नहीं किया, और कुछ कहते हैं हम खामोश, हम ये नहीं बताएंगे किसको दिया, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर हम बोलेंगे तो शायद हमें पकड़ कर ले जाएंगे। इस तरह के सवालात उठाते हैं। वो ये कहते हैं अगर बल्ला मौजूद हुआ तो हम रिजल्ट जाके पोलिंग डे वाले दिन सुनाएंगे, क्योंकि पोलिंग डे वाले दिन पोलिंग एजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो बेशुमार मामला जो है वो तब्दील हो सकते हैं। फिर इसके साथ लाहौर में गैस, बिजली, पानी के मसाइल हैं। फिर कुछ लोग खामोश हैं, वो ये कहते हैं हम पिछली दफा हमने 2018 में नून लीग को वोट दिया था लेकिन अब वोट उनको नहीं देंगे। वो ये कहते हैं कि यही लोग जीतकर पार्लियामेंट में जाते हैं लेकिन इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने अपने केसेस माफ कराए। इस तरह के सवालात उठाते हैं। और फिर हम ये भी देख रहे हैं एक तबका वो भी है जो खास तौर पर अंदरून लाहौर का है, शरीफ खानदान के हल्के में मौजूद है और दीगर ख्वाजा साद रफीक के हल्के में मौजूद है। उनका यह कहना है कि हमने माजी में इनको सपोर्ट किया लेकिन अब महंगाई इस हद तक हो गई है कि जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन हम अब इसके साथ नहीं खड़े। इसी तरह जो बानी चेयरमैन का हल्का था NA 122, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ख्वाजा साद रफीक का हल्का, जो बहुत कम मार्जिन से बानी चेयरमैन भी वहां से जीत के प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन इस दफा जब वहां पर जाते हैं तो शायद ख्वाजा साद को अगर हकीकी मानों में शफाफ इलेक्शन हो तो उनको काफी मार्जिन से उनको नुकसान होगा ख्वाजा साद रफीक को। शहबाज शरीफ की पोजीशन अलबत्ता अपने हल्के में बेहतर है क्योंकि उन्होंने कुछ चंद अरसे में और अभी भी वहां पे सड़कें बन रही है, उनके गरीब तबका है वहां पे काफी उनका काम हो रहा है। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद अगर मैदान में हो तो शायद नवाज शरीफ साहब यहां से प्राइम मिनिस्टर के लिए जो उन्होंने यहां से चुनाव उनका होना है तो वो मुश्किल पड़ जाएगा, या टाकरे का बहुत जो टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा NA 130 में, क्योंकि वहां पर मोनी रोड और कुछ हल्का दाता दरबार की बैक साइड वहां पर बड़ा टफ मुकाबला है। वहां पर यास्मीन राशिद का वोटर मौजूद था लेकिन अब क्योंकि उनका बैनर मौजूद नहीं है, ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। लाहौर का सारा उस्मा साहब आप कुछ कहना चाहती हैं? जी मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ जी, अगर मुझे इजाज़त मिल जाए। मेरी गुजारिश ये है कि मुझे हसन के तमाम राय का एहतराम है, लेकिन अजीब बात यह है कि पहले मियाँ साहब के हल्के से शुरू कर लेते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो अब जो किसी कोई नफल जो है वो जो अदा उन्होंने नहीं किया उसकी सज़ा में जेल में नहीं है। वो क्या कारनामे करके जेल में है, पहली बात। दूसरी बात, उनके दौरे हुकूमत में मुझे हैरत यह है कि हसन जो है उनको 16 महीने याद आ रहे हैं, लेकिन उनको ये उनके सुनने से मुझे लगा कि उससे पहले 3.5 साल किसी की हुकूमत ही नहीं थी, या फराग गोगी का राज ही नहीं था। नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने बना के दी थी। इस लाहौर में एक ब्रेक लेंगे तो उसके वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और थोड़ा सा एक अर्जेंसी हुई है, वैसे सब खैरियत है। कामरान शाहिद साहब जो हैं वो प्रोग्राम कर रहे थे ब्रेक से पहले, लेकिन उनकी से थोड़ी देर पहले तबीयत भी ख़राब हुई है
और अब इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ये विल बी फाइन। और इसलिए कुछ देर जो बाकी रह गई थी प्रोग्राम की, तो मुझे उन्होंने जो है वो कहा कि इसको कंटिन्यू करें। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब हैं, ज़ारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा साहिबा जी प्लीज़। नहीं, सब खैरियत है ना? जी, ही इज़ फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन। बस वो आपने देखा होगा कि वो ब्रेक भी उन्होंने ली थी, तो वो कुछ अनईजी ज़रा वो फील कर रहे थे। मेरे ख्याल है कुछ बता रहे हैं कि बैक में उनकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम दर्द शुरू हुआ है, तो बेहतर यही समझा कि वो जो है ना थोड़ा सा जाके रेस्ट करें, बैठें, और इंशाल्लाह हम उम्मीद यही करते हैं, कहा तो यही है कि जाके जो है वो चेकअप कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, इंशाल्लाह हिल बी फाइन। आप प्लीज़ कैरी ऑन कीजिए। मैं थोड़ा बहुत ज़ाहिर पे देख रहा था, प्रोग्राम सुन भी रहा था, मज़हर अब्बास साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे और हसन रज़ा आपसे कुछ देर पहले जो रिपोर्ट कर रहे थे उस पर आप जो है वो अपना रद्द-ए-अमल दे रही थी। प्लीज़ कैरी ऑन कीजिएगा। जी शुक्रिया। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि हैरत की बात यह है कि एक तो मुझे समझ नहीं आई हसन के इस तज्जिए की कि अगर बल्ला जो है वो बैलेट पे हो, अब बल्ला अपनी हरकतों और अपने अमाल की वजह से बैलेट पे नहीं है, तो फिर सारा जो है वो तज्जिया मुझे तो कोई उसकी समझ सिर पैर समझ नहीं आया। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि लाहौर के अंदर PMLN ने काम नहीं किया, लाहौर के अंदर PMLN के अलावा किसने काम किया, मेरा सवाल ये है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, वो स्कूल कॉलेजेस से लेकर, वो हस्पतालों से लेकर, वो जदीद ट्रांसपोर्ट की सहूलियात से लेकर, मतलब लाहौर और सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब के अंदर जो है वो PMLN के अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने कभी कोई काम किया ही नहीं। तो ये बात कि जी लोग कह रहे हैं कि हमने काम नहीं किया, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक महंगाई की बात है, तो अजीब बात यह है कि जो 3.5 साल की हुकूमत थी, जिसने IMF से मुआहदा किया, जिसने खुद ही उसको तोड़ दिया, जो खुद 80 जलसे करके, 2 लॉन्ग मार्च करके, एक 9 मई करके पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की तैयारी कर रही थी, जो IMF को जो है वो फ़ोन करा रही थी, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करा रही थी, यानी वो पाकिस्तान के हक में है। और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, जिन्होंने पाकिस्तान को कहा जाता था पेरिस क्लब जाएगा, पाकिस्तान अदायगियां नहीं करवाएगी, वो उससे सवाल पूछा जाएगा। ये अच्छा, और एक चीज सिर्फ ये बता दें, ये जो आप लोग कहते हैं, ये जो नून लीग कहती है या जो आपकी जो PDM कहती थी कि जी हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, ये किस सतह पर, ये कैसे, ये साबित कैसे किया जा सकता है? यानी कि इसको साबित करने का क्या पैमाना है आप लोगों के पास कि ये वाकई होने जा रहा था? क्योंकि जो मुखालिफिन है आपके वो तो कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। साबित कैसे करेंगे? इसको साबित करने का पैमाना वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। इसको साबित करने पर पैमाना खुद IMF की रिपोर्ट है, जो IMF की रिपोर्ट ने बाकायदा खुल के कहा कि इमरान खान जो है वो, और ये भी याद रखिएगा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि जून 2000 जो है वो 22 में पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक फैक्चुअल फैक्ट है, अगर किसी को नहीं मालूम तो वो एक अपनी बात है। लेकिन और फिर यह है कि वो तैयारी भी तो कर रहा था ना पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की। अब जो 450 अरब रुपए का पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचाया था, 10 रुपए की सब्सिडी देकर तेल के ऊपर, जो नहीं दी जा सकती थी ना मुआहदे के मुताबिक और ना खजाने की हालत थी, फिर उसको फ्रीज कर दिया जून तक। अब ये सारे काम नून लीग ने किए थे। ये बात पाकिस्तान की कौम को पता है। मुझे हैरत है अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान की कौम जो है वो बिल्कुल, उनको किसी बात का पता नहीं होता, उनको किसी भी तरह नहीं, कुछ वो तो उनको जो पता है ना, वो तो 8 फरवरी को फैसला कर देंगे। कोई अजीब किस्म का इश्क है, वो तो 8 फरवरी को फैसला कर देंगे ना। अगर आप लोगों ने अच्छा किया होगा तो जाहिर सी बात है, अगर बुरा किया होगा तो तभी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, वक्त थोड़ा सा कम है, मैं जरा मज़हर अब्बास साहब की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ। मज़हर साहब, फिर ये जो अभी जो ताज़ा तरीन जो यानी कि डेवलपमेंट्स हुई हैं कि IMF जो है उसने भी जो किस्त है पाकिस्तान को दे दी है $70 करोड़ की, और UAE ने भी जो कर्ज है उसको रोल ओवर कर दिया है जून 2025 तक के लिए। तो इसका फिर क्रेडिट जो है वो किसको दिया जाए? 3.5 साल, 16 महीने, या फिर ये जो निगरान गवर्नमेंट है उसको? देखिए, पहले तो ये कि आई होप कामरान बिल्कुल ठीक हो और उसका चाहे उसे जाके चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, ये प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन सेल्फ एनालिसिस नहीं करती। ये नहीं करती कि आपका वोट बैंक बड़ा है तो क्यों बड़ा है, आपका वोट बैंक कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है। PTI आज से चंद साल पहले तो नहीं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो PTI का वोट बैंक ऐसा तो नहीं कि PTI का वोट बैंक आज से 10 साल पहले जितना था उतना ही है, बड़ा है। तो उसके रीजंस क्या हैं? PMLN का वोट बैंक बड़ा है तो उसकी वजूहात क्या हो सकती है, और कम हुआ है तो उसकी वजूहात इस तरह का। पीपल्स पार्टी 2013 से पहले अच्छी खासी सीटें लेती थी पंजाब से,
तो वो सीटें एकदम यकायक उनकी सीटें कैसे गायब हो गई, उनका वोटर कैसे गायब हो गया, कहाँ चला गया। इसका मुझे नहीं लगता कि पार्टीज़ अपना सेल्फ एनालिसिस करती हैं उस तरह, और अगर करती हैं तो उसके नतीजे में क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि PMLN ने पंजाब में, ज़ाहिर है PMLN पंजाब में इतना ग्रास रूट लेवल की पार्टी रही है PMLN, तो कोई ना कोई काम ज़रूर किया होगा जिसकी वजह से लोगों ने उनको वोट दिया है। लेकिन उनका वोट बैंक क्या आज वैसा ही है? बिल्कुल नहीं है। एक पार्टी आई है, एक थर्ड पार्टी भी आई है, उसने अपना वोट बैंक बनाया है, एक नया वोटर भी आया है। उस नए वोटर का रुझान किस तरफ है ज़्यादा? जितना भी आप पिछले 10 साल का तज्जिया कर लें कि जो नया वोटर है उसने किसके वोट में इजाफा किया है, और नौजवान वोटर का क्या डिसाइसिव, उसका डिसाइसिव जो है बाद से हलकों में, सारे हलकों में नहीं लेकिन बाद हलकों में बहुत अहम रोल होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़ाहिर है इट्स ऑल्दो PTI नहीं है मैदान में उस तरह से, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी ये वॉक ओवर इलेक्शन है। अच्छा, ज़ाहिर है एक एडवांटेज ज़रूर होती है कि अगर कोई बड़ा हरीफ को एक बड़ी डिसएडवांटेज हासिल हो जाती है तो दूसरी पार्टी को एडवांटेज मिलती है। यानी हल्का ना लेना, मेहनत जो है, मेहनत आप ये कह रहे हैं कि करनी पड़ेगी। इजहार साहब, सर ये फरमाइएगा कि जैसे भी मज़हर साहब भी कह रहे हैं, पिछले इलेक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं, मेरा ख्याल है कोई 1,68,00,000 वोटर जो है वो था, PTI को वोट पड़ा था। फिर 1,28,00,000 जहाँ तक मेरी याददाश्त मुझे बता रही है या मुझे याद आ रहा है, वो जो है वो नून लीग का था। 69,00,000 जो है वो था पीपल्स पार्टी का, और 60,00,000 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो थे। सर अब ये तो क्लियर हो गया, ये एक बात आज और क्लियर हो गई है जो मैं देख भी रहा था, सीनियर साफ़ी हैं उन्होंने जो खबर दी कि जी इस इलेक्शन में एक तो ये कि जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा जो तादाद अगर जीते आज़ाद उम्मीदवार, तो वो आज़ाद उम्मीदवार PTI में शामिल हो सकते हैं। ये कन्फ्यूजन ये जो था ये ख़त्म हो गया है। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, तो वो तो क्लियर हो गया ना बिल्कुल। शुक्रिया। पहले तो ये है कि कामरान शाहिद के लिए बहुत सी दुआ है और हम उनकी सेहत के लिए बहुत ख्वाहिश करते हैं अल्लाह के दरबार में। दूसरी बात यह है कि आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले यहाँ 2 मसाइल डिस्कस हुए, मैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जी सर। पहली बात तो ये है कि ये कहना कि बल्ला मौजूद नहीं होगा तो उनको वोट नहीं पड़ेगा, ये सही नहीं है। बहुत कम फ़र्क पड़ेगा, इसलिए कि ये वो ज़माना नहीं रहा जब इंफॉर्मेशन का सोर्स सिर्फ PTV था या लोग BBC की तरफ रिजॉर्ट करते थे। देखें, अब सोशल मीडिया का ज़माना है और हर हलके के जो लोग हैं वो मकामी लोग होते हैं। मुझे अगर नहीं पता कि खानेवाल में कौन उम्मीदवार है या आपको नहीं पता मानसेरा में कौन है, लेकिन खानेवाल और मानसेरा के लोगों को पता है कि बल्ले की जगह पर कौन आया है और उसका निशान कुकड़ी है या सोफा है या बैंगन है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ रहे लोगों को मजाक उड़ेगा, मजाक में वो कैंपेन बड़ी मतलब हम ये कह सकते हैं कि बड़ी तेजी से वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया पे भी। मेरी अर्ज सुने, मुझे बात पूरी करने दें कि बल्ला ना होने से फ़र्क बहुत कम पड़ेगा। लोगों को पता है, दे मेक एफर्ट्स टू फाइंड आउट कि PTI का कौन उम्मीदवार है। दूसरी बात, मैं उज़मा बुखारी साहबा की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इमरान खान साहब का जो 3-3.5 साल दौर था वो मायूसी का दौर था। उसमें बुज़दार भी था, उसमें फरा गोगी भी थी, उसमें जुल्फ़ी बुखारी भी थे, उसमें रिंग रोड भी थी, उसमें ये सारी चीज़ें थीं। लेकिन देखें, सियासत जो होती है ना वो समुंदर की तरह होती है। एक लम्हे का समुंदर जो होता है ना वो उसमें बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। कश्ती कहीं जा पहुंचती है, एक परिंदे का पर टूट कर आ गिरता है, साहिल पर कई तब्दीलियां होती हैं। तो 3.5 साल दौर ख़त्म हुए, बहुत ज़माने हो चुके। अगर आप जब वो आई थी नो कॉन्फिडेंस मूव, उस वक्त अगर आप इलेक्शन करते तो इमरान खान साहब की जो अदम कारकर्दगी थी या मायूस कुन कारकर्दगी थी उसका फल आपकी झोली में गिरता। लेकिन अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है, लोग भूल गए हैं। अब उनका जो गुस्सा है वो PDM की तरफ है और वो इस बात को भी अहमियत देते हैं कि PTI के साथ ये हो रहा है। अब देखें ना, जैसे यास्मीन राशिद हैं, उज़मा साहिबा ने ठीक कहा कि 9 मई को उनका जो था वो एक रोल था, लेकिन उसके बाद जो उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया तो लोगों के दिलों में हमदर्दियां पैदा होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
इन्होंने वक्त ज़ाया कर दिया है कि जो मायूस कुन कारकर्दगी थी इमरान खान साहब की वो पुरानी हो गई, उन पर इनकी मायूस कुन कारकर्दगी का पीडीएम का पर्दा पड़ गया। और फिर जो कुछ हुआ आप कह लें कि ज़ोर के साथ हुआ या ज़र के साथ हुआ, रास्ते से लोग हटाए गए और जो कुछ भी हुआ, जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं, उसके बाद वो हालात नहीं रहे। लोगों का रुख उसी तरफ है जिस तरफ वो ये समझते हैं कि ज्यादती हो रही है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि और मैं सिंपैथी जो है वो गेन हम ये कह सकते हैं शायद हो रही है या की जा रही है सर। जी एग्जैक्टली। हाँ अच्छा, मैं ज़रा सुनाना चाह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि आज हमें बदीन में सांगड़ में दिखाई दिए और वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एक कैंपेन चला रहे हैं और उस कैंपेन में वो बल्ले से ज़्यादा शेर को निशाना बना रहे हैं। और वो आज ये भी कह रहे थे कि भाई जो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं ना, वो दरअसल किसी और की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा क्या, ज़रा पहले वो सुन लेते हैं। ये वो शेर है जो कि खून चूसता है, ज़ाहिर है। और कहते हैं ये क्या कहा भी जाता है ना कि शेर के मुंह को खून लग जाए तो फिर समझ लें कि मामला जो है ख़त्म। बहरहाल मैं ज़रा इससे पहले कि रद्द-ए-अमल अज़मा साहबा की तरफ जाके लूँ, जो बिलावल साहब इस वक्त कैंपेन चला रहे हैं और निशाना बना रहे हैं उनको, मज़हर साहब सर, पीपल्स पार्टी वो जमात है जो कि जिसका जन्म हमने देखा कि वो लाहौर में हुआ, पंजाब में हुआ, फिर हमने लैंडस्लाइड विक्ट्री देखी 1977 में, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके पीपल्स पार्टी जो है वो अपना मकाम खोती रही और फिर वो चारों सूबों की जंजीर बिल्कुल भी जो है वो नहीं रही। इसका ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्या वो क़ुव्वतें जिनकी तरफ इशारा करते हैं बिलावल के जी हमारे खिलाफ साजिश हुई है, बड़ी शदीद किस्म की साजिशें हुई हैं बल्कि, या फिर कुछ अपने ही इनके जो कारनामे थे जिसकी वजह से ये नुकसान उठाया इन्होंने? और क्या रिवाइवल हो सकेगा जो बिलावल साहब कोशिश कर रहे हैं करने की NA 127 से लड़के? दोनों चीज़ें हैं। देखें, जो पीपल्स पार्टी 77 में मार्शल्ला के बाद जो चीज़ें हुई हैं उसमें तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करने की कोशिश की गई, उससे उनका सिंबल छीन लिया गया। ये नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन कराने का मकसद भी वही था कि पीपल्स पार्टी नहीं आए। फिर इसी तरह लोकल बॉडीज़, आप सारी चीज़ें ले लें उसमें, तो वो एक दूसरा पीरियड है। एक पीरियड वो है जहाँ पीपल्स पार्टी ने सियासी गलतियाँ की और उसका खमियाजा उन्हें पंजाब में, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में उतना पॉलिटिकल काम नहीं किया जितना कि उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि PMLN से अगर आपका एक क्लैश बन रहा है तो जाहिर है वहाँ आपको ज़्यादा, और ख़ास तौर पे 86 के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस आई थी तो पीपल्स पार्टी के पास ने अगर पंजाब में ज़्यादा काम किया होता तो मेरा ख्याल है उसके नताइज बड़े मुख्तलिफ होते। तो एक गैप आ गया। दूसरी बड़ी गलती पीपल्स पार्टी से जब 2013 में पीपल्स पार्टी ये समझ बैठी कि जो PMLN का वोटर जो है वो PTI में गया, लेकिन दरअसल पीपल्स पार्टी का वोटर PTI में चला गया था, क्योंकि PMLN और पीपल्स पार्टी की इतनी साल की एक दूसरे से इख्तलाफ थे कि पीपल्स पार्टी ने जब PMLN के साथ दोस्ती की या फ्रेंडली अपोजिशन की तो खैर पीपल्स पार्टी के वर्कर ने उसको उस तरह कबूल नहीं किया। तो ये तो बेसिक, अब बिलावल भुट्टो जो कर रहे हैं ये अच्छा सियासी फैसला है, इस लिहाज से सियासी फैसला है इर्रिस्पेक्टिव के उसका रिजल्ट क्या होता है। हाँ, यही सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि ये कोई टफ टाइम दे सकेंगे, ये टफ टाइम दे सकेंगे मुस्लिम लीग नून को? ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है पंजाब से इलेक्शंस लड़ती मुख्तलिफ तो बहुत ज़्यादा सियासी फ़ायदा होता। अब बिलावल भुट्टो को शायद इस इलेक्शन में फ़ायदा ना हो लाहौर में लड़ने का, लेकिन लाहौर से लड़ने का बज़ाते ख़ुद फैसला जो है एक पॉलिटिकल डिसीजन है जो आगे चल के आप पार्टी में अपने वोटर को वापस ला सकते हैं जो नाराज़ होकर चला गया, जो लीडर्स नाराज़ होके, तो एक पॉलिटिकल मूव है। लेकिन हमारे यहाँ इख्तलाफात इस हद तक और हमारे यहाँ जो ज़बान का इस्तेमाल है वो इस हद तक ख़राब होता है कि जब आप मिलते हैं तो फिर आपका वर्कर उसे कबूल नहीं करता उस चीज़ को। तो पीपल्स पार्टी के पास वो देख रहे हैं कि PTI के ऊपर बुरा वक्त है, जो PTI में पीपल्स पार्टी का वोटर गया है उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंजाब में जो वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं और एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं उसका मुझे बुनियादी मकसद यही लगता है कि वो पीपल्स पार्टी का रिवाइवल पंजाब में चाह रहे हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं। किस हद तक कर पाएंगे ये हमें देखना है कि लाहौर में अगर वो हारते भी हैं, जी अगर वो हारते भी हैं तो कितना वोट मिलता है उन्हें, ये बहुत मेरे नुक्ते नज़र से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल पंजाब लाहौर से इलेक्शन लड़ना पीपल्स पार्टी के लिए बिलावल भुट्टो का
एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन। सिंध उनके लिए ऑलरेडी एक कंफर्टेबल जोन नज़र आता है पीपल्स पार्टी के लिए। ठीक है, PMLN को वो क्या काउंटर कर सकते हैं, PTI का वोटर उधर जो है वो किस तरह, उसका फैसला क्या होगा। तो मेरा ख्याल है एक अच्छी पॉलिटिकल बैटल हमें लाहौर में बिलावल भुट्टो की कॉन्स्टिट्यूंसी में नज़र आएगी। ठीक है, PMLN से पूछ लेते हैं सर। अज़मा साहिबा ये बताएं कि क्या ज़मानत ज़ब्त हो रही है, किसकी हो रही है, तारड़ साहब की हो रही है या बिलावल साहब की जो है वो करा रहे हैं? और दूसरा ये कि जिस तरह के बयानात आ रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से, हम क्या समझें कि ये रास्ते बंद हो रहे हैं इलेक्शन के बाद? क्योंकि इलेक्शन के बाद तो हमें पता है ना कि मामलात बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। जब हुकूमतें बनानी होती हैं तो फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ मिल बैठ के मुल्क के वसी तर मफाद में सब इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं जी, गए वो सारे बयानात माजी का हिस्सा बन गए, किस्सा पारीना हुए जिसमें वो शेर खून चूसता है और हम चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। ऐसा ही होगा? देखिए, बिलावल साहब माशाल्लाह बड़ी जो है वो कामयाबी से इमरान खान की जो कमी है वो महसूस नहीं होने दे रहे कि जो एक ज़बान, जो एक मैं सख्त लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि हमें उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं करना और उनको उनकी ज़बान में जवाब भी नहीं देना। लेकिन मज़े की बात यह है कि बदीन में खड़े होकर वो किसानों का खून चूसने की बात कर रहे हैं। और सिंध में भाई हुकूमत आपकी है 15 साल से बिला शिरकत गैर। आज जो वो सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं लोगों को, ये सिंध में दे दिया सब कुछ। सिंध में तो आप कूड़ा उठाने के काबिल नहीं है, सिंध में आप लोगों को पानी देने के काबिल नहीं है और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, मैं ये कर दूंगा, वो चले कह लें, वो जो भी कर रहे हैं। लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो कतई तौर पर मैं नहीं समझती कि ना भुट्टो साहब की लेगेसी हो सकती है ना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। और अगर उनको लगता है कि इस तरह की ज़बान बोलकर उनको वोट मिलेगा तो बड़ी गलतफहमी है उनकी, वो दूर हो जाएगी। आज बल्कि कल रात को आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो है वो एक प्रोग्राम किया है 127 के अंदर और उसके अंदर 80% खाली जो पंडाल है, 300 रुपए मेरे ख्याल 300 लोग शायद, वो मैं भी ज्यादा कह रही हूँ, वो शायद मौजूद थे, बाकी पूरा 80% खाली पड़ा था। आपने कहा ज़बान वो सोशल मीडिया पे ज़बान का आपने का इस्तेमाल करते हुए वोट नहीं ले सकते। इसी मुल्क में 2018 में ज़बान का ही इस्तेमाल करते हुए वोट पड़ा है ना, उससे क्या क्या नहीं कहा गया। वोट तो पड़ा, वोट तो पड़ा। यही तो कह रही हूँ, यही तो कह रही हूँ कि यही तो कह रही हूँ कि अगर जो है वो इमरान खान सानी उनको बनना है, उनको अगर इमरान खान की जगह लेनी है, गुड फॉर हिम। लेकिन ये इमरान खान का फ्यूचर भी देख लें फिर क्या है। और इमरान खान अपनी जबान को और अपने तकब्बुर को इस्तेमाल करते करते अपने आप को और पार्टी को कहां ले आया, वो कहां ले आया। अभी बिलावल भुट्टो साहब को ये जरूर बिल्कुल 127 में बड़ा अच्छा करे, वो इलेक्शन लड़े हैं। लेकिन एक बात मैं उनको बता दूं, पिछली दफा की तरह ना वोट खरीदने दिए जाएंगे ना उनको जो है मैं इंटरप्ट करूंगा, सिंध का फंड है यहां लगाने, बिल्कुल कम रह गया। मैं लास्ट 30 सेकंड से इजहार साहब से जो है ना वो इसी के ऊपर कमेंट। इजहार साहब, सर रिवाइवल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या जमानतें जब्त होंगी? किसका रिवाइवल आप पूछ रहे हैं? पीपल्स पार्टी NA 127 बिलावल भुट्टो वर्सेस अता तारड़ स्पेसिफिकली। सर देखें, रिवाइवल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं मदर साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि बिलावल का ये जो फैसला है कि वो लाहौर से लड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा फैसला है और ये एक आगाज़ है उनका पंजाब में असर नौ अपने आप को मुस्तहकम करने का और पंजाब के अंदर अपनी। सर माजरत प्रोग्राम का क्योंकि वक्त खत्म हो गया। जो भी जीते बहरहाल गिला बाद में ये होता है कि जी आप खड़े तो हो जाते हैं दूसरे सूबे से, दूसरे शहर से, लेकिन फिर सीट जो है जब छोड़ने का वक्त आता है तो उसी सूबे की, उसी शहर की छोड़ देते हैं। लेट्स सी क्या होता है जी। अपना बहुत ख्याल रखिए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।